और 10 नवंबर को दिल्ली में हुआ बम धमाका आतंकी हमला है। दिल्ली को दहलाने की इंटरनेशनल साजिश रची गई। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, दिल्ली बम धमाके के तार अफगानिस्तान और तुर्की से भी जुड़ रहे हैं। और जांच एजेंसियों के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद का टेरर नेटवर्क 6 दिसंबर, जी हां 6 दिसंबर का बदला लेने की खौफनाक साजिश रच रहा है, जिसकी कमान मौलवी इरफान अहमद के पास थी। श्रीनगर की मस्जिद में बैठकर मौलवी इरफान ने तुर्की और अफगानिस्तान में जैश के हैंडलर से संपर्क साधा। सूत्रों के मुताबिक मौलवी इरफान ने जैश के लिए व्हाइट कॉलर आतंकियों का बाकायदा ग्रुप भी बनाया। मौलवी इरफान ने इसी ग्रुप के 2 डॉक्टर्स को तुर्की में ट्रेनिंग के लिए भेजा। और कैसे श्रीनगर की मस्जिद से ऑपरेट हो रहा था जैश का आतंकी नेटवर्क, मौलवी इरफान के सबसे बड़े राजदार ने दंग कर दी। हैरान करने वाली जानकारी यहां पर दी। जिस धमाके से देश दहल गया वो इंटरनेशनल साजिश की झलक भर बताई जा रही है। दिल्ली बम धमाके के बाद सनसनीखेज पर्दाफाश रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसा बम धमाका दिल्ली में हुआ उससे कई गुना ज्यादा लाशें बिछाने का आतंकी प्लान था। जैसी दहशत दिल्ली में फैलाई गई उससे कहीं गहरी साजिश का पर्दाफाश जांच आगे बढ़ने के साथ होता जा रहा है। दिल्ली धमाके में अब तक जितने चेहरों से नकाब उतरा है उससे कहीं बड़े नाम अब भी अपनी पहचान छिपाने की कोशिश में हैं, क्योंकि दिल्ली में फटा बम एक इंटरनेशनल आतंकी नेटवर्क का खूनी कारनामा है। दिल्ली में जो धमाका हुआ है उसके कई सिरे जांच में देश से निकलकर विदेश तक जुड़ते जा रहे हैं। दिल्ली में धमाका हुआ जिसका कनेक्शन हरियाणा के फरीदाबाद से निकला। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और दिल्ली ब्लास्ट के अहम ठिकाने बताए गए। जम्मू कश्मीर में दिल्ली बम धमाके के अहम किरदारों के तार जुड़े। दिल्ली बम धमाके के असली आका पड़ोसी देश पाकिस्तान के बहावलपुर में बैठे जैश-ए-मोहम्मद के टेरर कमांडर हैं। इसके साथ अब इनके हैंडलरों की कड़ियां तुर्की और अफगानिस्तान से जुड़ गई हैं। तो क्या तुर्की में दिल्ली बम धमाके का रिमोट कंट्रोल था? क्या मसूद अजहर का टेरर कमांडर भारत के आतंकी ग्रुप को इस्तांबुल से ऑर्डर दे रहे थे? या फिर जैश के जहर बुझे सरगना गजवा हिंद का फितूर डॉक्टर अदील और मुजम्मिल के दिमाग में भरने के लिए तुर्की में मिले थे? जांच अभी जारी है, मगर जो बातें अब तक सामने आई हैं, उससे सुरक्षा बल की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि आतंकी साजिश का दायरा सिर्फ दिल्ली तक सिमटा नहीं है। अभी तुर्की के आतंकी एंगल का कच्चा चिट्ठा खोलने से पहले चलिए श्रीनगर की उस मस्जिद में जहां बैठकर मौलवी इरफान अहमद ऑनलाइन आतंकी पाठशाला चला रहा था। ये श्रीनगर की नौगाम मस्जिद कमेटी के चेयरमैन हैं। नाम फारूक अहमद है। फारूक ने बताया कि पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने मौलवी इरफान के कमरे का ताला खोला था, जहां से पुलिस को जैश-ए-मोहम्मद के वही आतंकी पोस्टर मिले जैसे नौगाम की दीवारों पर चिपकाया गया था। 18 दिन के बाद पुलिस आए दिन को 4 बजे आया वो मजिस्ट्रेट साथ है, वो सरदार है सब इंस्पेक्टर। उसे बोला फारूक साहब चाबी ले जाओ, तो चलो खोलो दरवाजा। हमने दरवाजा खोला, ये भी और वो भी। वहां से तलाशी की ठीक ठाक से बजट के, तो वहां से निकला जैश-ए-मोहम्मद के 3 पोस्टर है। हमें नहीं पता, सरदार ने बोला यही वो पोस्टर है जो नौगामा में चस्पान हुआ। नौगाम मस्जिद कमेटी के चेयरमैन फारूक अहमद बताते हैं कि उन्हें मौलवी इरफान की कारस्तानियों की भनक लग गई थी। उन्होंने इरफान को समझाने की कोशिश भी की थी। पहले शक हुआ ना कि हमारा मौलवी साहब ये गलत काम नहीं करेगा, मगर आज से दिन होता तो हमें हुकूमत लगता है कि मौलवी साहब को सुरवार है। जिसने ये गलती की उसको सजा गवर्नमेंट देगा जरूर, कि बेगुनाह लोग दिल्ली में इतने मारे गए। पुलिस को तफ्तीश और पूछताछ में मौलवी इरफान की टेरर प्लानिंग का सीक्रेट भी पता लगा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक मौलवी इरफान मेडिकल स्टूडेंट का ब्रेन वॉश करने के लिए जैश-ए-मोहम्मद का टेरर टेप दिखाता था। मौलवी इरफान अहमद
वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉल्स के जरिए अफगानिस्तान और तुर्की के हैंडलर्स के संपर्क में रहता था। मौलवी इरफान ने ही फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल को आतंकियों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवाए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तुर्की में बैठे एक हैंडलर ने फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टरों को ये निर्देश दिया था कि वो पूरे भारत में अपने अपने लोकेशन को टारगेट करके फैल जाएं। बारूदी मंसूबे के साथ अलग अलग ठिकाने पर फैलने के बाद मौलवी इरफान की टेरर टोली स्थानीय लोगों से घुल मिल गई। यहाँ तक कि व्हाइट कॉलर आतंकियों के गिरोह ने दावतें भी दी। और कश्मीर आप गए थे, कश्मीर में उनकी शादी में? हाँ जी, हम 4 से 5 लोग उनकी शादी में गए थे। कैसी शादी थी? शादी नॉर्मल, उनका थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट होता है, तो उस शादी में हम सब सम्मिलित हुए और सम्मिलित होकर वापस हम आ गए। कहीं उनके साथ आसपास घूमने गए हों? शॉपिंग के लिए श्रीनगर गए थे, वहां पर कुर्ते वुर्ते लेने के लिए, फिर वो वापस आ गए थे। हम अपना आगे घूमने के लिए चले गए थे। अच्छा, डॉक्टर अदील ने कुछ फंड्स आपके अकाउंट पे ट्रांसफर कराए थे? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, मेरा अकाउंट की क्योंकि आपका एक हॉस्पिटल बन रहा है। नहीं, मेरा हॉस्पिटल तो मैं घर पे जो था उसमें बनाया गया था। मेरे अकाउंट में कोई किसी भी तरह का कोई फंड्स नहीं ट्रांसफर हुआ। डॉक्टरों को कट्टर बनाने वाला इमाम इरफान आखिर इतनी आसानी से सब कुछ कैसे करता जा रहा था? सूत्रों के मुताबिक मौलवी इरफान अहमद सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ लोगों को अपना शिकार बनाता था। मौलवी इरफान अहमद पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के आकाओं से संपर्क में था। खुद जम्मू कश्मीर के शोपियां से ऑपरेट कर रहा था। दिल्ली धमाकों के आरोपी शाहीन को मौलवी इरफान ने फाइनेंस और दूसरे सदस्यों से संपर्क के लिए कहा और फिर उसने डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर के धमाकों को अंजाम देने की और जरूरी सामान इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी। सूत्रों के मुताबिक इन लोगों ने मेवात में बैठे इमाम से विस्फोटक लिया और मदरसी नाम के एक आदमी से डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर को लोकल सपोर्ट मिला। और इस काम में मौलवी इरफान ने सबसे पहले डॉक्टर शाहीन की मदद ली, क्योंकि वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा सक्रिय थी। और फिर धीरे धीरे डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल से जुड़कर एक नेटवर्क तैयार किया। लेकिन इतने भर से इरफान अहमद को इत्मीनान नहीं हुआ। उसने जैश के स्लीपर सेल के जहन में गजवा हिंद के जहर बुझे बूस्टर डोज देना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक ये ग्रुप बेहद संगठित और सुनियोजित तरीके से देश भर में स्लीपर सेल फैला रहा था। मास्टरमाइंड मौलवी इरफान ने अस्पताल की नौकरी के दौरान कई डॉक्टरों को रेडिकलाइज किया। उन्हें गजवाए हिंद की विचारधारा और हिंदू विरोधी भाषणों से भड़काया गया। मौलवी इरफान अहमद का आतंकी टोला तैयार हो चुका था। उसने टारगेट सेट कर लिए थे। अहम तारीख पर देश को दहलाने के लिए मौलवी इरफान का आतंकी टोला निकलता, उससे पहले 2 अहम किरदार तुर्की भेजे गए। खबर है कि डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल तुर्की गए थे, जहां उन्होंने अपने जैश के हैंडलर से मुलाकात की थी। मसूद अजहर के हैंडलर ने दोनों डॉक्टरों के आने जाने और ट्रेनिंग का इंतजाम किया था। इधर इरफान अहमद की लेडी विंग की कमांडर श्रीनगर और अनंतनाग में ऑनलाइन कम्युनिकेशन और फंडिंग की जिम्मेदारी संभाल रही थी। डिजिटल फॉरेंसिक जांच में 400 से ज्यादा इंक्रिप्टेड चैट्स मिले हैं, जिनमें पैसों के लेन देन, सेफ हाउस और आगे की प्लानिंग पर चर्चा की गई थी। 2023-24 में एक महिला डॉक्टर को इस्तांबुल और दोहा से कई विदेशी रकम मिलने के इनपुट मिले हैं। दोनों महिला डॉक्टरों ने अपनी MBBS की पढ़ाई ढाका मेडिकल कॉलेज से की थी। इंटर्नशिप के दौरान ही उनकी मुलाकात मौलवी इरफान से हुई, जिसने धर्म के नाम पर इनका ब्रेन वॉश किया। गिरफ्तार की गई लेडी डॉक्टर की एक और कार की तलाश में पुलिस जुटी है, जिसमें विस्फोटक सामग्री होने का अंदेशा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये ग्रुप खुली स्लीपर सेल बनाकर देश भर में अपनी एक्टिविटी फैलाने की तैयारी में था। हर खुलासे के साथ ये साफ होता जा रहा है, ये सिर्फ आतंकी नेटवर्क नहीं बल्कि सफेद कोट में छिपी एक खामोश जंग थी। अब सवाल ये है कि तुर्की को ही आतंकियों ने क्यों चुना? जवाब तुर्की के डबल स्टैंडर्ड से समझा जा सकता है। दिल्ली और इस्लामाबाद में बम धमाके पर तुर्की का दोहरा रुख साफ दिखा है। तुर्की ने दिल्ली बम धमाके को मामूली धमाका कहा है, वहीं इस्लामाबाद में फटे बम को आतंकी हमला बताया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने अपने देश को कट्टरपंथियों की पनाहगाह बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये वही तुर्की है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान को हथियार दिए थे। ये वही तुर्की है जिसे कश्मीर पर मठाधीशी करने की सनक सवार है। मायने ये है कि तुर्की के ये चमकते शहर महज छलावा है। इस चकाचौंध के पीछे गहरी आतंकी साजिश पनप रही है। ये तुर्की ही है
जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमदर्द बनता है। इसलिए आतंकी आका तुर्की को सेफ ग्राउंड मानने लगे हैं। हालांकि भारत के खिलाफ विदेशी धरती पर रची जा रही सभी साजिशें धुआं होती जा रही हैं। भारत में आतंकी मंसूबे के साथ बिलों में छिपे चेहरों की धरपकड़ जारी है। जैश ए मोहम्मद के साथ जमाते इस्लामी के नेटवर्क पर बहुत बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली और यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। जम्मू कश्मीर में करीब 500 से 600 जगहों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। घाटी में जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों के 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई, रेड की गई। सुरक्षा बलों ने अब तक 500 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ भी इस बाबत की, जबकि जांच के तहत कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जैश के तहखाने वाले टेरर सेंटर का सुराग भी हाथ लगा। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर अदील सहारनपुर में ऐसे कमांड सेंटर बनाने में लगे थे जो 10 कमरे का हो, जहां जैमर लगाए गए हों। और इतना ही नहीं, आतंक के सीक्रेट ठिकाने पर कोड नेम से भर्ती का यह पूरा प्लान भी रचा गया था। जैश ए मोहम्मद का विबीद बम क्या है? देश में मसूद के कितने आत्मघाती दस्ते दौड़ रहे हैं? डॉक्टर उमर ने लाल गाड़ी सीक्रेट अड्डे पर छिपा रखी थी। दिल्ली बम धमाके की जांच के बीच जिस दूसरी गाड़ी का खौफ फैला, उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी है। नंबर है DL10 CK0458, जिसे जांच एजेंसियां शिद्दत से तलाश कर रही थी। दिन रात छापेमारी कर रही पुलिस ने लाल इको स्पोर्ट्स को डॉक्टर उमर के सीक्रेट अड्डे से खोज निकाला है। फरीदाबाद पुलिस ने खंडावली गांव के पास खड़ी लाल गाड़ी को एक फार्म हाउस से बरामद किया। सूत्रों के मुताबिक ये फार्म हाउस उमर के दोस्त का है। हालांकि इस गाड़ी को डॉक्टर उमर ने फर्जी पते पर रजिस्टर करा रखा है। दूसरी गाड़ी, एक ही डीलर से दोनों गाड़ियां परचेज की थी। इको स्पोर्ट्स गाड़ी जिसकी तलाश थी DL10 CK0458। ये वो लाल रंग की गाड़ी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। और वहाँ पे बिल्कुल मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, वहाँ पर जो है वो हालांकि दूर है थोड़ा सा, लेकिन जो है वो गाड़ी वहीं पर है जो खड़ी है, लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी। क्योंकि वहाँ पे तमाम जो फॉरेंसिक टीमें हैं वो इस गाड़ी की जो है वो तसल्ली बख्श जो है वो जांच कर रही हैं। दिल्ली बम धमाके की जांच के दौरान पुलिस ने सीलमपुर की तंग गली में दबिश दी। पुलिस एक पता तलाश रही थी। पता मदरसे का था। मदरसे का नाम इशातुल कुरान है। लेकिन पुलिस जब पते पर पहुंची, मौलवी से पूछताछ हुई तो मायूसी हाथ लगी। दिल्ली बम धमाके में मारा गया डॉक्टर उमर नबी ने यहाँ के फर्जी पते पर लाल इको स्पोर्ट्स गाड़ी खरीद रखी है। मदरसा संचालक मौलवी तसव्वुर ने बताया, पुलिस देर रात आई थी। जो यहाँ के जो ओनर हैं मदरसे के, हाजी अय्यूब, वो कहाँ हैं? वो तो जांच एजेंसी जो आई थी उनके साथ में है, उनके साथ दे रहे हैं। वो पूरा नाम क्या है उनका? मोहम्मद अय्यूब। हाँ, उनको पुलिस लेके गई है? नहीं, वो टीम एजेंसी जो आई थी वो लेके गए थे, वो उनके साथ में। उनके साथ में? तो अभी तक आए नहीं है वो? अभी पता नहीं है तो मुझे आया कि नहीं है। कल से लेके गए? रात लेके गए थे। हाँ, रात लेके गए। बम ब्लास्ट में मारे गए डॉक्टर उमर नबी ने लाल गाड़ी को फाइनेंस करवाया था। साल 2017 में राजौरी गार्डन के पते पर रजिस्टर्ड है। लाल इको स्पोर्ट्स का फिटनेस 21 नवंबर 2023 तक ही वैलिड है। 15 फरवरी 2026 को गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म होने वाला है। लाल इको स्पोर्ट्स गाड़ी की बरामदगी के साथ अब एक ब्रेजा गाड़ी की तलाश में पुलिस जुट गई है। आतंकी साजिश के आरोप में गिरफ्तार महिला डॉक्टरों में से एक की ये ब्रेजा गाड़ी है। एजेंसियों को शक है कि ब्रेजा में विस्फोटक सामग्री हो सकती है।
हालांकि अब तक उस ब्रेजा गाड़ी का पता नहीं चल पाया है। डॉक्टर शाहीन की ब्रेजा की बरामदगी जब तक नहीं होती, सुरक्षा बलों की धड़कनें बढ़ी रहेंगी। वहीं एटीएस और एनआईए की जांच में कानपुर विश्वविद्यालय से डॉक्टर शाहीन के कई सुराग मिले हैं। जांच एजेंसी डॉक्टर शाहीन के दस्तावेजों को खंगाल रही है। वहीं उसकी पुरानी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें आंखों पर मोटा चश्मा लगाए शाहीन ग्रुप में फोटो में सबसे आगे नजर आ रही है। उधर डॉक्टर शाहीन के पहले पति डॉक्टर जफर हयात ने खुलासा किया कि वो जब उनके साथ थी तब विदेश में सेटल होने के प्लान बनाती रहती थी। बस एक चीज थी कि बीच में एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि क्यों ना करेंगे ऑस्ट्रेलिया वगैरह चला जाए। एक मतलब मुझे ख्वाहिश थी कि यहाँ से कहीं बाहर जाके ज्यादा अच्छी लाइफ गुजारी जाए। तो मैंने कहा यार यहाँ कोई कमी नहीं, सारे रिलेशन हमारे यहाँ पे, तो हम लोग इसको कैसे निभा पाएंगे दूर रह करके। और हम लोग का बहुत बड़ा खानदान, उनका भी ठीक ठाक खानदान था, तो हमने कहा क्या मतलब, ठीक ठाक चल ही रहा सब कुछ। डॉक्टर शाहीन का यूपी के कानपुर कनेक्शन सामने आने के बाद स्पेशल ऑपरेशन टीम बनाई गई है। कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने आतंकी नेटवर्क पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी की है। की सूचियां थी, जो नई वेरिफिकेशन, ये सत्यापन का कार्यक्रम चल रहा है हमारा, और पूर्व में जो घटनाएं हुई, सारी घटनाओं से जुड़े हुए जो सूचनाएं हमें मिली हैं या जो यहाँ पर जिन लोगों का नाम उस समय आया था, जो सस्पेक्ट थे, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। कुछ हमारे जो अधिकारी सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुछ हमें फिल्टर करके हमें जो सूचना इससे रिलेटेड मिल सकती है, उस पे भी हमारी टीमें काम कर रही हैं। लगातार निगरानी रखी जा रही है और इसके गहराई में जाकर के जितने तथ्य इकट्ठे कराए जा सकते हैं, ताकि हम किसी अनहोनी से को रोक सकें, और जो लोगों का शरणदाता के रूप में या जिन्होंने इनको मदद करी है, जो इनसे प्रभावित रहे हैं, जो इनके टच में हैं, तो उनकी हम लोग अभी सूची तैयार कर रहे हैं। डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज के घर पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक बड़ा चाकू बरामद किया है। डॉक्टर परवेज अंसारी के पते से पुलिस को कई डिजिटल डिवाइस मिली है। जांच में अब तक सामने आया है कि डॉक्टर परवेज अपनी बहन शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में था। सूत्रों से पता लगा है कि डॉक्टर अदील सहारनपुर से सब कुछ लीड कर रहा था। डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी में नीली स्कूटर बहुत ही अहम सुराग बनी। डॉक्टर अदील सहारनपुर के थाना कुतुब के जिस मकान में रहता था, पुलिस ने जब वहां दबिश दी तो वो वहां नहीं मिला, लेकिन नीली स्कूटी से उसे वहां से जाते लोगों ने देखा था। डॉक्टर अदील यहीं से ये स्कूटी उनको दी हुई थी हॉस्पिटल ने। ये स्कूटी हॉस्पिटल के नाम है, नीले रंग की। जिस दिन ये यहाँ से भागने की फिराक में थे, वह इसी स्कूटी से एक कर्मचारी को लेकर सरसावा तक पहुंचे, क्योंकि स्कूटी को वापस हॉस्पिटल को सौंपना था, इसीलिए वह कर्मचारी को साथ लेके गए और वहां से चंडीगढ़ भागने की फिराक में थे। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर अदील और शाहीन मिलकर सहारनपुर और हापुड़ में जैश का मिनी रिक्रूटमेंट कमांड सेंटर बनाने की जगह तलाश रहे थे। सेंटर के अंदर एनजीओ का ढोंग कर आतंकी ट्रेनिंग देने का प्लान था। डॉक्टर शाहीन ने जैश के कमांड सेंटर के लिए कई एनजीओ से संपर्क भी साधा था, जिनके नाम पर गरीब लड़कियों की पढ़ाई और गरीबों पर इलाज कराने के बहाने टेरर फंडिंग करवाई जाती। सेंटर में आतंकी ट्रेनिंग लेने आने वाली महिलाओं को मुंतजिमा नाम दिया जाता। ट्रेनिंग सेंटर में बाहरी हिस्से में ही अस्थायी दवाखाना और मुस्लिम छोटी लड़कियों के लिए स्कूल खोला जाता। बाकी के हिस्से में हॉस्टल होता, जिसमें ट्रेनिंग करने वाली लड़कियां रहती। लड़कियां शिफ्ट के हिसाब से अस्थायी दवाखाने में काम करती और स्कूल में छोटी बच्चियों को पढ़ाती भी। अदील और शाहीन का आतंकी प्लान 10 बड़े कमरे और एक तहखाने में ट्रेनिंग हॉल बनाने का था। ऐसी जगह उन्हें मिल नहीं रही थी। डॉक्टर अदील के 3 करीबी जांच एजेंसियों को उसकी करतूतों के बारे में तफसील से बता रहे हैं। कई लोगों का आना जाना था, हालांकि मोहल्ले वालों से उनका मिलना बिल्कुल नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं 4 से 5 लोग उनके घर पर लगातार रात के टाइम आते थे। उनसे क्या बात करते थे, कहीं ना कहीं दीनी शिक्षा के जो उनके विद्यार्थी थे, जो युवा थे, और उसके अलावा डॉक्टर्स या पढ़े लिखे लोग भी उनके पास आते थे, और कहीं ना कहीं उनका माइंड वाश उनको एक जैसे मोहम्मद के साथ जोड़ने का कार्य भी उनके द्वारा किया जा रहा था। सहारनपुर में आतंकी नेटवर्क के खुलासे के बाद स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है।
अगर कोई इस तरह से हमारे क्षेत्र के अंदर भी, मोहल्लों के अंदर, बस्तियों के अंदर मकान किराए पर लेकर के, या वो डॉक्टर हो, या वो कोई मौलवी हो, या वो कोई पंडित हो, कोई भी हो, अगर वो संदिग्ध पाते हैं तो उसकी सूचना पुलिस को दें। डॉक्टर हो या कोई भी अदर आदमी हो या कोई भी अदर बिरादरी का हो, तो गलत है हमारे हिंदुस्तान के लिए। जो गलत सोच रखता है और वो साबित हो जाता है तो उसके लिए तो सज़ा बनती है, जो भी कठोर सज़ा है उसको दी जाए। अगर बम ब्लास्ट हुआ है वहाँ पर लाल किले में, तो दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जैश का आतंकी टोला ऐसी जगहों को दहलाने की साजिश रच रहा था जिससे देश भर का माहौल खराब हो जाए। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों के निशाने पर राजधानी दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मंदिर और धार्मिक स्थल थे। जैश के व्हाइट कॉलर टेरर ग्रुप अयोध्या और काशी में विस्फोट करने का प्लान बना चुके थे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के शिकंजे में आई डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या में स्लीपर सेल को एक्टिव किया था। सूत्रों से पता लगा है कि आतंकियों ने अस्पतालों और भीड़ वाले बाजारों को भी हिट लिस्ट में रखा था। आतंकी वारदात को जैश के व्हाइट कॉलर दहशतगर्द विबीट का इस्तेमाल कर अंजाम देने वाले थे। विबीट का मतलब व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले में जैश के आत्मघाती आतंकी ने सीआरपीएफ के वाहन को उड़ाने के लिए कार में ही लगे विबीट का इस्तेमाल किया था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा पैटर्न से जैश ने दिल्ली के लाल किला बम धमाका करवाया। फॉरेंसिक सूत्रों के मुताबिक दिल्ली बम धमाके के सैंपल में PETN यानी पेंटा एरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट केमिकल होने का शक है। इससे पहले वहां जांच में अमोनियम नाइट्रेट के भी सबूत मिलने का दावा किया जा चुका है। PETN केमिकल सफेद रंग का पाउडर होता है जिसे RDX से भी घातक बताया जाता है। ऐसे विस्फोटक से लदी दौड़ती गाड़ी से आत्मघाती हमला मसूद अजहर के आतंकियों की पहचान है। लेकिन जिस तेजी से जांच जारी है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, मसूद के पालतू आतंकियों की गर्दन फंसती जा रही है। आतंक के अंत तक अब भारत का प्रहार होगा। दिल्ली धमाके के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रेडार पर आ गई है। आना लाजमी भी है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक के बाद एक जांच एजेंसियां पहुंच रही हैं और हालात यह है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक नहीं बल्कि 4 राज्यों की पुलिस पहुंची। और इस बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी की ओर से आधिकारिक बयान भी सामने आ गया, जिसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन ने साफ कर दिया कि दिल्ली धमाकों के आरोप में हिरासत में लिए गए डॉक्टरों का संस्थान से कोई आधिकारिक ताल्लुक नहीं है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर और अंदर ये गहमा गहमी इसलिए है क्योंकि दिल्ली धमाकों के तार सीधे अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ने के आरोप लगे। जांच के लिए एक नहीं बल्कि 4 टीमें अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। यूपी एसटीएफ, हरियाणा एसटीएफ, NIA और स्पेशल सेल, सबकी नजर अल फलाह यूनिवर्सिटी पर टिक गई। अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और अब आप देखें कि किस तरीके से जो जांच एजेंसियों की गाड़ियां एक के बाद एक अंदर गई थी। ये गाड़ियां आप देखें और ये NIA, यूपी STF, हरियाणा STF की तमाम गाड़ियों में जो अधिकारी थे वो फिलहाल बाहर निकलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इस तरीके की तकरीबन 7 से 8 गाड़ियां अंदर गई थी और ये 3 गाड़ियों को फिलहाल आप बाहर निकलते हुए देख रहे हैं। इससे पहले हरियाणा पुलिस का ट्रक, ये चंडीगढ़ नंबर गाड़ी को आपने देखा फिलहाल, और ऐसे में इससे पहले हमने देखा कि हरियाणा पुलिस का जो ट्रक था वो भी यहाँ से बाहर निकला है। लगातार जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है इसके अंदर जो जांच की टीमें, जो जांच करने वाली सुरक्षा एजेंसियों की टीमें हैं वो मौजूद है। यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है। कल भी बताया जा रहा है कि 50 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई थी और आज भी हमने देखा कि 7 से 8 गाड़ियों में ये टीम जो है यहाँ पर जांच करने के लिए पहुंची हुई है। कुछ टीम अभी भी अंदर मौजूद है और लगातार पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। हरियाणा के पास फरीदाबाद के धौज में बना ये मेडिकल कॉलेज सबसे पहले तब चर्चा में आया जब डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ। बताया गया कि डॉक्टर मुजम्मिल वहां काम करता था, इसलिए कॉलेज में चल रहे सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल के कई करीबियों से पूछताछ की। बात
बढ़ती देखकर अल फलाह यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक बयान जारी कर दिया। बयान में लिखा गया कि हिरासत में लिए गए डॉक्टरों का संस्थान से कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। झूठी और भ्रम फैलाने वाली खबरों पर विश्वविद्यालय ने कड़ी आपत्ति जताई। विश्वविद्यालय ने अपने बयान में ये भी लिखा कि उसकी प्रयोगशालाओं में कोई भी खतरनाक रासायनिक पदार्थ ज्यादा मात्रा में नहीं रखा जाता। अल फलाह यूनिवर्सिटी ने जांच में सहयोग करने का भरोसा दिया। यानी अल फलाह यूनिवर्सिटी ने दिल्ली धमाके के आरोप में पकड़े गए डॉक्टरों से पल्ला झाड़ लिया। मगर जांच के दौरान सूत्रों ने बताया कि आरोपी डॉक्टर वहां काम करते थे। कहा जा रहा है कि इसी सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच टीमों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चक्कर काटने शुरू कर दिए। आरोपों और यूनिवर्सिटी के दावों में कौन सही है, ये जानकारी जुटाने के लिए जांच टीमों ने और पूछताछ की और सुबह से शाम तक अल फलाह यूनिवर्सिटी हॉटस्पॉट बनी रही। यही नहीं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक करने की भी खबर आई। हालांकि बाद में सब ठीक हो गया। Hello, Moto. Motorola Edge 60 Pro, the edge of excellence.